स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आपको ले चलूँगा आज उड़ीसा, जिला संबलपुर उड़ीसा में आता है। आज की कहानी वहीं की है। ये कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है घनश्याम। हाँ, घनश्याम राज मिस्त्री का काम करते थे। घनश्याम भी और उनके जो पिता थे ना, वो भी राजमिस्त्री का ही काम करते थे। पिता ने ही अब घनश्याम जी को राजमिस्त्री का काम सिखाया था। और उनकी जो घर बार था ना, अब दोनों के कमाई पर ही चलता था। घनश्याम जो भी कमाते उसको घर में अब रोजमर्रा का खर्च किया जाता था। खाने पीने का जैसा भी हो वो घनश्याम ही करते थे। और जो उनका पिता कमाते थे ना, अपनी बिटिया की शादी के लिए उसको संभाल कर रखा जाता था। और अब बिटिया की शादी हो रही थी, यानी घनश्याम की बहन का रिश्ता पक्का हो गया था। और तभी वो जो समाचार मिला, और वो समाचार सुनकर के हर कोई हिलसा गया था। तो हुआ क्या था, क्या घटना घटी थी घनश्याम के साथ में, आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम है। ये तब की बात है जब मेरी उम्र लगभग 25 साल की आसपास की रही होगी। इस घटना को भी बीते लगभग इतना ही साल हो चुका है, 25 साल के आसपास ही हुआ है। मुझे तो जैसे लगता है कि कल की ही बात है। उस घटना का जिक्र होते ही मैं तो आज भी डर से सिहर जाता हूँ। बात यूँ थी दोस्तों कि मैं और मेरे पिता राजमिस्त्री का काम किया करते थे। अब पिता तो गांव के पास में ही अब रुक करके काम करते थे, लेकिन मैं अब शहर से भी आगे अब दूर दूर तक निकल जाता था। अब मुझे तो रुकना भी पड़ता था। मैं हफ्ता 10 दिन पर अपने घर लौटता था। जब पैसा मुझे मिल जाता था, उन पैसे को अपने घर खर्च के लिए चलाता था। हाँ, जो मेरे पिता का पैसा था वो मेरी मम्मी जमा करती थी मेरी बहन की शादी के लिए। उनके घर में जो संदूक था ना लकड़ी का, और उसमें वो पैसा एक चीज़ में वो जो कपड़े का थैला होता है, और उसमें समेट कर रखती थी। और सबसे नीचे में ऊपर में मैला कुचला जो भी कपड़ा होता, अब ऐसे ही उनका छिपाने का तरीका था। घर जो था ना, बिल्कुल मिट्टी का कच्चा बना हुआ था। अब घर में जब मिट्टी का सब कुछ है ही है, तो उस घर में चूहे का भी आतंक था। बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे हमें घर में दिखते थे। बिल था घर में, अगर एक बिल बंद करते ना तो दूसरा बिल अगले दिन तैयार मिलता था। ऐसे ही आतंक चूहे ने मचा रखा था। अब कई बार तो मेरा शर्ट भी अब लेकर चले गए थे। हम ढूंढते रह जाते थे कि शर्ट कहाँ गया, मम्मी कहाँ है शर्ट। तो मम्मी के पास में कोई जवाब ही नहीं होता था। पूरा घर को खंगाल लेते, और तब पता चलता कि अरे ये तो चूहे ले गए। ऐसे ही चूहे थे हमारे घर में। हमने बहुत तरीका अपना लिया था चूहे भगाने का, लेकिन वो भागने का नाम ही ले लेते थे। अब हुआ यूं कि अब मेरी बहन का रिश्ता तो तय हो चुका था। सब अपने काम में लगे हुए थे। टाइम बहुत कम था, और कम टाइम की वजह से अब ज़्यादा भाग दौड़ हो रहा था। तैयारी करनी थी, और उसी बीच पैसे की जरूरत पड़ी, जिस पैसे को माँ ने संभाल कर रखा था। जब वो बॉक्स खोली, लकड़ी का संदूक, और सारे मैले कुचले कपड़े निकाल करके जब तह के नीचे गई, तो देख करके आंखें फटे की पिटी रखी। वो थैला ही गायब था जिसमें माँ पैसे संभाल के रखती थी। माँ तो उसी संदूक के पास बैठ करके रोने लगी। हम लोग आंगन में बैठे हुए थे। हम पिता पुत्र आपस में अब सलाम मशवरा कर रहे थे, और तभी माँ का रुलाई की आवाज़ आया। हम दोनों पिता पुत्र भाग के घर में गए, तो माँ के हालात देखकर मैं दंग रह गया था। पूछने लगा कि हुआ क्या माँ, ऐसा क्यों रो रही है। माँ ने बॉक्स की ओर इशारा किया।
मैं बॉक्स का देखा, अब कपड़ा सब निकाल निकाल करके बाहर फेंका हुआ था। मैं कहने लगा कि हुआ क्या बॉक्स में, क्या बात हो गई, कुछ तो बता। लेकिन माँ इतनी घबराई हुई थी, डरी हुई थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। आखिरकार पिता जब पूछने लगे मेरी माँ से, डांटने लगे, अरे तुम बोलो तो सही, हुआ क्या है। तब माँ ने बताया कि वो पैसे का थैला ही गायब है। सही मायने में हम दोनों के दोनों सन्न से रह गए थे। उसी पैसा पर तो हम अपनी बहन की शादी कर रहे थे, और वो पैसा हमारे घर से गायब हो चुका था। कौन ले गया, जबकि संदूक में मोटा सा मम्मी ताला लगा कर रखती थी। हैरानी की बात थी। लेकिन जब मैंने बॉक्स देखना शुरू किया ना, तो पहली ही नज़र में लग चुका था कि ये काम चूहे का है, क्योंकि बॉक्स के नीचे लकड़ी का संदूक था और उसमें नीचे सुराख हुआ पड़ा था। मतलब उस लकड़ी के बॉक्स में अब चूहे जो थे सुराख करके अंदर घुस गए थे। बड़ा सा होल बना रखा था। आप बड़ी आसानी से उस थैले को अब खींच के ले गए, क्योंकि वो बिल्कुल तह में था रखा हुआ। बॉक्स हटा कर देखा गया तो वहाँ तो कई बिल थे, मोटे मोटे से बिल चूहों ने बना रखा था। माजरा समझ में आ चुका था। अब क्या कर सकते। अब पिता पुत्र मिलकर के अब अपनी घर की खुदाई शुरू कर दी थी कि चलो कहीं न कहीं तो अब उनका मिल ही जाएगा जो चूहा रखा होगा, अगर काटा फीटा नहीं हुआ तो। लेकिन वो थैला ही नहीं मिला। हमने घर में एक तरह से और खुदाई कर दी, लेकिन उन बिलों का अंत नहीं लग रहा था। एक बिल आगे जाके ख़त्म होता, वहाँ से 3 बिल और स्टार्ट हो जाता था। कहाँ कहाँ खुदाई करते, कहाँ लेके गए पैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोटे मोटे से अब चूहे थे हमारे घर में। सही मायने में ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये पहली बार हुआ था कि चूहों ने हमारे घर का पैसे पर हाथ साफ कर दिया था। सब लोग एकदम सहम से गए थे कि अब क्या होगा। अब बहन की शादी फिक्स हो चुकी है, डेट तारीख सब रखा गया है, तैयारी सब हो चुकी है। अब तो पैसों की ज़रूरत थी, अब पैसा ही तो देना था। आखिर अब करें तो क्या करें। इतने शॉर्ट टाइम में अब पैसों को जुगाड़ करना असंभव सा लग रहा था। लेकिन पिता कहने लगे, अरे घबरा मत, अब मैं देखूंगा ना कहीं से प्रबंध करूंगा, तुम लोग टेंशन मत करो। वो पैसा हम लोग का नसीब में ही नहीं था, और तभी तो वो चूहा लेके गया। छोड़ो इस बात को, अब मिट्टी डालो। अब इसके बाद पिता जो थे अपने दोस्त, अब जो भी जानकार थे, पहचान वाले थे, सबसे मदद मांगने लगे कि भाई 20,000 रुपये का इंतजाम कर दो ताकि मेरी बिटिया का शादी हो जाए। लेकिन उस वक्त में जितने पापा के दोस्त यार थे, सब ने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं जी, अभी नहीं है। और जिनके पास पैसा था वो भी बहाना बनाने लगे कि अभी कल तक मेरे पास में पैसा था, हमने फलाने फलाने को दे दिया। अब पिता करे तो क्या करे। शाम को घर लौटे, उनका चेहरा देख करके हम लोग पहचान चुके थे कि पैसा का प्रबंध हुआ ही नहीं है। अब क्या किया जाए। मेरी इस गांव में मैं ज़्यादातर रहता ही नहीं था, तो मेरी जान पहचान तो थी ही नहीं। मैं तो ज़्यादातर शहर के इलाके में ही और उस साइड पर रहता था। अब मेरी थोड़ी जो जान पहचान थी उसी इलाके में थी जहाँ मैं काम करता था। वहाँ कुछ मेरे अपने यार थे और वहाँ के कुछ लोकल लोग मुझे जानते भी थे। मैं सोचा कि चलो अपने गांव में तो कोई मदद नहीं किया, तो मैं अपने ठिकाने पर चलता हूँ, शहर चलता हूँ और वहाँ पर हम मदद मांगते हैं, देखते हैं कोई हमारी मदद कर दे। हाँ, मैं एक ऐसे अपने दोस्त को जानता था, वो शराबी तो ज़रूर था, लेकिन मैं जानता था कि मैं अपनी दुख तकलीफ बताऊंगा ना तो ज़रूर वो मेरी मदद करेगा या वो कोई रास्ता बताएगा ताकि वहाँ से मदद मिल सके। अब वही सोच करके मैं अपने पिता को समझा करके, आप निराश मत होइए, मैं अभी शहर निकल रहा हूँ और कोई न कोई प्रबंध करके मैं लौटूंगा।
चिंता मत कीजिए आप लोग। सबको मैं शांत कराया, अपने बहन जो रो रही थी उसको भी, माँ को भी, कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारी परीक्षा का समय है। आइए, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। अब हम इस परीक्षा में पास करके जरूर दिखाएंगे, अगर ईश्वर की मर्जी होगा तो। इसके बाद मैं अपने शहर के ठिकाने की तरफ चल गया था। वहां जाने के बाद मैं अपने यार दोस्तों से अब इसी विषय पर बात करने लगा। लेकिन जैसे पिता को सबने मना किया था ना, अब वैसे ही मेरे जो यार दोस्त थे सबने मना कर दिया कि नहीं भाई, इतना पैसा अब हमारे पास में कहाँ। वास्तव में अब दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग, आप इतना पैसा कैसे आ सकता था। जैसा मैं था अब वैसे ही तो मेरे दोस्त थे, लेकिन उनमें भी एक मेरा अलग सा दोस्त था। जब मैं कभी कभी उसके साथ जाता तो अपने पैसे से मुझे दारू भी पिलाता था, चखना भी देता था और नॉनवेज भी खिलाता था। और वो भी मेरे साथ काम करता था, लेकिन मनमौजी। जब जी में आया तो ठेकेदार के पास में हाजिरी लगा दी, और एक दिन लगाया और फिर 3 दिन 4 दिन गायब रहता था। उसका खर्चा कैसे चलता था मैं सोच के हैरान हो जाता था। खैर, आखिरी उम्मीद मेरा वही था, वो शराबी दोस्त। इसके बाद मैं उसके अब ठिकाने पर अब पहुंच चुका था, लेकिन उसका घर मैंने देखा नहीं था। हम जब भी मिलते थे अब दारू के ठेके के आसपास ही मिलते थे। अब मुझे लगा कि जरूर वो दारू के ठेके पर ही आसपास में दिखाई देगा। मैंने आज तक उसके कभी ठिकाने पर गया नहीं था, घर पर नहीं गया था। घर कहाँ पर है मैं जानता भी नहीं था। हमारी दोस्ती तो बस काम तक सीमित थी, और उसके बाद हम ठेके तक। इससे आगे की दोस्ती मेरी थी ही नहीं। आखिरकार जब घर अब पता लगाने में नाकाम रह गया, तब मेरी आखिरी उम्मीद दारू का ठेका ही था। इसके बाद मैं उस ठेके पर पहुंच चुका था। शाम का वक्त हो रहा था, अंधेरा होता जा रहा था। अब ठेका पर चहल पहल दिखाई देने लगी। जो भी मिस्त्री मजदूर और जो भी लोग अब इस चीज़ के शौकीन थे, शौक रखते थे, अब वो उस जगह पर आने लगे अपनी थकान मिटाने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए। मैं तो बस उसी शराबी दोस्त को देख रहा था कि कहाँ है, अगर आसपास में होगा तो इसी ठेके पर पहुंचता है। आखिरकार 8 बजे के आसपास वो साइकिल पर आता हुआ दिखा। मैं उसके लंबे बालों से दूर से ही पहचान गया था। बड़े बड़े बाल रखता था वो, और लाल चटकदार कपड़े पहनता था। वो उसका शौक था। एक तरह से फिल्मी विलन अपने आप को बताता था कि मैं विलन के जैसा लगता हूं कि नहीं। अब वास्तव में वे फिल्म का किसी विलन का ही तरह उसका अपना वेशभूषा बना के रखता था। शौक था उसको विलन बनने का, लेकिन वो बन गया था राजमिस्त्री। आखिरकार जब मुझसे मुलाकात हुई तो मुझे देख करके बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, घनश्याम तू इतने दिनों कहाँ था? मैं तो काफ़ी दिनों तक तेरा इंतजार करता रहा, तुझे ढूंढता रहा, कोई बताता ही नहीं कि तू कहाँ गया है, कौन सा साइड पर तेरा काम चल रहा है। तब मैं कहने लगा कि भाई साइड तो वही है, लेकिन मैं छुट्टी पर गांव गया हुआ था। इसके बाद वो सारा बात मैं अब अपने शराबी दोस्त को बताने लगा। मेरी बात सुनकर के बड़ा हैरान रह गया। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा चूहा तेरे घर में कैसे आ सकता है? जरूर कोई चोर का काम होगा, घर में ही कोई चोर होगा। ऐसे वो सुराख बना दिया होगा ताकि चूहे पर शक किया जा सके। लेकिन मैं जानता था कि मेरे घर में चोर कौन है भाई? मेरी माँ चुराने से रही, मेरी बहन चुराने से रही, मैं चुराने से रहा। अब पापा ये काम कर नहीं सकते। अपने पैसे को हम लोग क्यों चोरी करेंगे? बहुत समझाना पड़ा कि भाई तू मान या ना मान, हमारे घर में बड़ा मोटे मोटे साइज के चूहे रहते हैं, बिल्ली की तरह दिखते हैं। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। अब कहने लगा कि छोड़, अभी आ, हम अपना शौक पूरा करते हैं, अब फिर हम इस विषय पर बात करेंगे। आखिरकार बोतल लेके आ चुका था।
एक पेड़ के नीचे हम लोग जब भी मिलते थे उसी पेड़ के नीचे बैठ करके अब अपना शौक पूरा करते थे। अब वो पैग पर पैग बना रहा था। मैं तो कम कम ले रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इसका कोटा ज़्यादा है। अब मैं तो थोड़ा बहुत पीने वाला था, लेकिन मैं इसी गम में था कि क्या ये मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। जैसे मेरे और दोस्त मुझे बिल्कुल मना कर दिया, क्या ये भी यही करेगा। मुझे बिल्कुल शंका यही लग रहा था कि जब नशे में आएगा ना तो साफ मना कर देगा कि देख भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, तू कहीं और से प्रबंध कर। इसी बात का मुझे खटका था। मैं अब मेरे दिल की धड़कन, अब जैसे जैसे वो दारू पी रहा था अब वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैं तो बस जबरदस्ती एक दो पैग उसने दिया, अब मैं अपने गले में उतारा। लेकिन आज दारू मुझे अब चढ़ नहीं रही थी। मुझे तो इस बात का टेंशन था कि क्या ये मेरा दुख तकलीफ को दर्द को दूर करेगा या नहीं करेगा, मुझे इंतजाम करेगा कि नहीं पैसों का। इसी बात का टेंशन थी। आखिरकार उसका कोटा पूरा हुआ। अब वो एक तरह से बेहोश सा हो गया था। मुझे लगने लगा कि अरे ये बेहोश तो नहीं हो रहा, नशे में कहीं धुत तो नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने उसका नाम पुकारा, अरे भाई तुम सो गए क्या, तब वो पेड़ पर अपना सर टिका रखा था और कहने लगा, नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मदद मैं कैसे करूँ। तुम तो जानते हो ना कि मैं फक्कड़ किस्म का इंसान हूँ। एक दिन कमाता हूँ ना तो 3 दिन मैं उसी पे ऐश करता हूँ। मेरे पास इतना पैसा तो है, कभी होता ही नहीं है। अगर होता तो मैं तुम्हें 1 मिनट नहीं लगाता देने में। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा मदद मैं कैसे करूं, किससे करूं, इसी बात को मैं ध्यान कर रहा हूं। अब थोड़ा देर मुझे सोचने दो, कोई न कोई आइडिया मेरे दिमाग में जरूर आएगा। और आखिरकार एक झटके से उसने आंखें खोल दिया। कहने लगा, दोस्त एक आइडिया तो मुझे सूझा है, वहां पर हमारी मदद जरूर होगी। लेकिन मैंने सुना है कि अगर हम उससे कर्ज मांगेंगे ना तो वक्त पर देना पड़ेगा, और वो भी ब्याज के रूप में। लेकिन ब्याज में वो पैसा नहीं चाहिए, उसके बदले में चिकन या मटन मांगती है। एक औरत है, तो कहो तो हम चला जाए। अगर हम अपना दुख तकलीफ बताएंगे तो हमारी मदद जरूर करेगी। मैं कहने लगा कि भाई कहाँ पर है रहती है औरत, क्या बहुत पैसे वाली है। तब वो कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, वो पैसे वाली नहीं है, वो तो झुग्गी झोपड़ी में रहती है। लेकिन उसका कोई जानने वाला है जो इस काम को करता है। अगर वो औरत राजी हो गई ना, अगर वो मान गई तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। वो पैसे के प्रबंध जरूर करा देगी। वो कहाँ से लाती है, क्या करती है, वो तो मैं भी नहीं जानता। एक हमारे दोस्त ने ये सब बताया था जब मैं उसके साथ गया था उस जगह पर। तब मैंने अब उसका सब कुछ देखा था। वो तो झोपड़पट्टी में रहती है, देखने में ही अब फकीर जैसी लगती है। पैसा तो उसके पास मतलब ही नहीं कितना पैसा उसके पास में आए। लेकिन वो 2 दिन का टाइम देती है। अगर वो हाँ बोलती ना तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। और कहाँ से लाती है पैसा, लेकिन पैसा जो टाइम दोगे ना अब देना ही पड़ेगा। अगर तुमने पैसे देने में आनाकानी की ना तो समझ लो तुम्हारा सर्वनाश होना तय है। लेकिन अब सोच लो, समझ लो, अब प्लान कर लो कि अगर हम उससे मदद मांगेंगे, अगर मदद देने में हाँ कर देती है तो पैसा एक मुश्त चाहिए, और वो भी ब्याज सहित। जितना ब्याज, जितना पैसा लोगे और उतना ही ब्याज वो लेती है। लेकिन वो पैसे की शक्ल में नहीं ब्याज, उतना ही मुर्गा उसको जिंदा चाहिए या फिर बकरा चाहिए। अगर ज़्यादा अमाउंट हो तो बकरा मांगती है। यही है उसका बिजनेस का डील। मैंने जब सुना ना तो मैं तो हैरान रह गया था कि एक झुग्गी झोपड़ी जैसी जगह में रहने वाली औरत, उसके पास इतना सारा पैसा होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम। हम वहाँ जाएं भी और हमारा काम भी ना हो।
लेकिन मेरा शराबी दोस्त कहने लगा, अरे तू घबरा मत ना, अगर वो नहीं देगी तो और भी मेरे पास इंतजाम है। अब हमारी बहन का शादी जब तय हो चुका है तो मैं कहीं ना कहीं से प्रबंध जरूर कराऊंगा, तो टेंशन मत लग, हम पहले उसी के पास में चलते हैं। अब मुझे पक्का ही उम्मीद है कि वो हाँ बोलेगी। आखिरकार हम अगले दिन के लिए अब इसी जगह मिलने के लिए तय हुआ। मुझे अब शराबी दोस्त ने बोला कि कल इसी टाइम मैंने इसी जगह पर अब सुबह के टाइम में आ जाओ, क्योंकि हमें लंबी दूरी तय करनी है, तब हम उस जगह पर उस गांव में पहुंच पाएंगे। आखिरकार तय वक्त पर मैं अगले दिन उस जगह पहुंच गया था। इंतज़ार करता रहा। सुबह 8 बजे का आया हुआ अब दोपहर हो चुकी थी, करीब करीब 1:30 बज चुका था। मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन मैं भूख को पीछे छोड़ दिया था। मुझे तो बस ये परवाह थी कि कैसे भी अब पैसा का इंतज़ाम हो जाए, अब मैं अपनी बहन के हाथ पीला करके उसके घर भेज दूँ। हाँ, जो भी कर्जा होगा वक्त पर हम उसको चुका देंगे, उतना मोहलत जरूर मांगेंगे। आखिरकार शराबी दोस्त अब आया ना तो 3 बजे, हिलता डुलता जैसे नशे में ही हमेशा रहता था। उसकी तो ये आदत थी। जब आया ना कहने लगा, माफ़ करना दोस्त, मैं कई दोस्तों के पास में गया था इस तुम्हारी काम के लिए, कम से कम 12 दोस्तों से मिल के आया हूँ, और जानते हो सब ने कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये ऐसा दे रहा था। तो बताओ इन पैसों से हमारा बहन की शादी हो पाएगा? मैंने सबको अब एक तरह से मना कर दिया, नहीं भाई इसमें काम नहीं चलने वाला। देखो मैं अब लौट के आ गया, कहीं पर मुझे पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। मुझे अब वही लग रहा है कि हमें उसी के पास जाना होगा, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था कि अगर टाइम पर पैसा अगर नहीं चुका पाए ना तो तुम्हारे साथ या हमारे साथ दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो सकता है। लेकिन वो बुरा व्यवहार किस बारे में बात कर रहा था मैं समझ नहीं पाया था। आखिरकार कहने लगा, चलो अब लेट तो हो चुका है, लेकिन हमें पहुंचना भी तो है, अब रात तो हो ही जाएगी। आखिरकार हम चल पड़े थे। अब वहाँ से लंबी दूरी तय करनी थी हमें। कुछ जगह हम बस का भी साधन लिए, इसके बाद अब दूसरे साधन का इस्तेमाल किए। तब हम पहुँचे थे तो रात का 9 बज रहा था। बड़ा उजाड़ सा एरिया था, जिधर देखो अंधेरा अंधेरा पसरा हुआ था। वो सड़क कच्ची सड़क थी जिस पर हम चल रहे थे बस से उतरने के बाद में। और मेरा दोस्त कह रहा था कि देखो मुझे पूरा उम्मीद लग रहा है कि हमारी बात को मान लेगी और हमें पैसा दे देगी। जब हम उस जगह पर पहुँचे ना जहाँ पर अब गांव का शुरुआत सा हो रहा था, गांव का क्या कहें, बस एक आध घर कहीं कहीं दिखाई दे रहा था, कच्चा झोपड़ी जैसा। अब ये मेरा शराबी दोस्त ऐसा कौन सा जगह पर लेके आया था? मैं तो इसी इलाके में पहली बार ही आया था। और एक झोपड़े के पास वो जा कर के रुक गया था। उस झोपड़े में रोशनी हो रही थी। दरवाजे पर हम लोग चले गए थे। अब टेम्परोरी झोपड़ी, टेम्परोरी दरवाज़ा, और उसमें इतना पैसा कहाँ से होगा? मैं खुद ये सब समझ करके हैरान हो रहा था कि दोस्त कहीं शराब के नशे में हमें गलत जगह तो नहीं लाया। मुझे तो यही देख करके लग रहा था, ये गरीबी में रहने वाली अब झोपड़ी में लोग अब इतना पैसा कहाँ रखते होंगे, कहाँ से लाते होंगे। खैर दरवाजे पर पहुँच करके मेरा दोस्त अब उस आंटी का आवाज़ लगाने लगा, आंटी आंटी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिस्त्री, अपना नाम बताया। आंटी शायद किसी काम में बिजी थी या ना जाने, कुछ देर तक तो बिल्कुल आवाज़ नहीं दिया। तो वह मेरा शराबी दोस्त फिर आवाज़ लगाने लगा, आंटी आंटी मैं हूँ मिस्त्री। अब एक दोस्त का नाम बताने लगा, उसका दोस्त, हम आए थे ना एक बार आपसे पैसे लेने के लिए, दरवाज़ा खोलिए ना, आपसे बात करना है।
फिर एक आवाज आई, ठहरो, दरवाजा खोल रही हूं। इसके बाद दरवाजा खुला। अब तंग सी झोपड़ी जैसी सब कुछ था। औरत जो आई ना, अब वाकई आंटी ही लग रही थी। सफेद बाल अब इस बात का सबूत दे रहे थे, लेकिन देखने में हस्तपुष्ट लग रही थी। कहने लगी कि मैं बेटा तुम्हें पहचाना नहीं, कब आए थे मेरे पास में? तब मेरा शराबी दोस्त बताने लगा कि हमें आए हुए 2 साल हो चुका है। मैं अपने एक दोस्त के साथ में आया था, उसी के साथ में। उसको कुछ पैसे की जरूरत थी तो आपसे वो लेके गया था, और वो पैसा भी तय वक्त पर वापस कर गया था। मुझे पूरी जानकारी है। तो ऐसे ही एक जरूरत आन पड़ी है आंटी, आप हमारी मदद कीजिए ना। आंटी कहने लगी, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, अंदर ही आके बात करते हैं। अब वहाँ पर टूटी फूटी चारपाई, तख्त, सब कुछ पुराने अब लग रहे थे। मुझे तख्त पर बैठने का इशारा किया कि बैठ जाओ इसी पे आप लोग। आंटी पानी लेके आई 2 गिलास में। पानी हम लोग पिए। इसके बाद शराबी दोस्त शुरू हो चुका था। कहने लगा, ये मेरा भाई की तरह है, और समझ लो कि मेरी बहन की शादी अब तय हो चुकी है। अब पैसा हमें इतना चाहिए, 20,000 रुपये की जरूरत है, तो आंटी हमारी मदद कीजिए ना। सारा किस्सा बताने के बाद कि सारा पैसा चूहा लेके चले गए, सब कुछ शराबी दोस्त ने बता दिया था। आंटी मुझे घूरती रही, फिर शराबी दोस्त को घूरती रही। अब फिर कहने लगी कि क्या तुम्हें और कहीं से इंतजाम नहीं हो पाया? अब मेरा शराबी दोस्त कहने लगा कि नहीं आंटी, मैं तो हर जगह, अब जितने जान पहचान के लोग हैं सबसे हमने मुंह खोला, लेकिन सब ने मना कर दिया। अब इतना पैसा इकट्ठा उनके पास में नहीं था। कोई 500 दे रहा था, कोई 1000 दे रहा था, लेकिन उससे बात बढ़ने वाली नहीं थी। इसीलिए मैं सोचकर कि आपके पास में आया कि आप हमारी मदद करेंगे। आंटी मुझे बार बार घूरती थी, सर से लेकर के पैर तक, जैसे मेरा एक्सरे कर रही हो। जब उनकी नज़र मेरे पर पड़ती ना, तो मैं सहम से जाता था। उनकी डरावनी आंखों को देख करके, उनकी आंखें जो थी ना, बहुत बड़ी बड़ी मुझे दिखाई देती थी। और जब देखती थी ना, मेरे बदन में एक सिहरन सा उड़ने लगता था, डर का आभास होता था। आखिरकार आंटी मेरी तरफ देख करके अब बात कर रही थी शराबी दोस्त से। कहने लगी, नियम कायदा तुम्हें पता ही होगा कि हमारा नियम कायदा क्या है। अब शराबी दोस्त कहने लगा, हाँ हाँ आंटी, हमें पता है कि आपको अब ब्याज में अब मुर्गा देना होता है या फिर बकरा देना होता है, जो भी है आप हमें खुल करके बता दीजिए। तब आंटी कहने लगी कि देखो, मैं तो नहीं चाहती हूँ कि तुम हमसे पैसे ले जाओ, और हमारे पास देखो, हमारे पास में तो देख रहे हो ना, मेरी कुटिया है, झोपड़ी है। मैं अगर इतनी अमीर होती तो अपना घर पक्का नहीं बनवाती। ये जो पैसा मैं तुम्हें दिलवाऊंगी ना, उसकी बड़ा कठिन शर्तें हैं, और उस शर्त के मानोगे तभी तुम पैसा ले सकती हो, और नहीं तो तुम जा सकती हो। मेरा शराबी दोस्त अब कहने लगा कि आंटी, मैं तो जानता हूं ना, लेकिन फिर भी आप शर्त बता दीजिए। आंटी कहने लगी कि देखो, 3 महीने का आखिरी टाइम होता है, 3 महीने के यानी 90 दिन, 90 दिन के अंदर वो पैसा ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। अब ब्याज तो तुम्हें पता ही ना, तुम तो जानते ही हो ना, ब्याज रुपयों में नहीं लिया जाता, उसकी जगह पर जिंदा मुर्गा या फिर मोटा रकम है तो बकरा भी लिया जाता है। ये ना तो मेरा पैसा है ना मुझे ब्याज चाहिए, मैं तो एक मीडिएटर हूँ। तुम्हारी अर्जी मैं आगे तक पहुँचा दूंगी, अगर वहाँ पर अर्जी मंजूर हो गई तो तुम्हें पैसा मिल सकता है। लेकिन बेटा, अगर तुमने टाइम पर पैसा यानी 90 दिन के अंदर में नहीं लौटाया तो समझ लो तुम लोग की हालत अब बेकार हो जाएगी। तुम दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तुम दोनों ही इस जगह पर आए हो ना, सिफारिश तो तुम ही कर रहे हो ना इस लड़के की। शराबी दोस्त कहने लगा, हाँ आंटी, मुझे पता है, लेकिन जब मैंने सुना ना कि हालत खराब हो जाएगी या बहुत बुरा हो जाएगा, आंटी ऐसे ही बता रही थी,
मेरे मन में डर उत्पन्न हो गया था कि आंटी ऐसा क्या करती है। ये झोपड़े में रहने वाली आंटी क्या कोई बाहुबली है? इसके पास में कोई गुंडे मवाली का गैंग है? क्या हमें कहीं से भी पकड़ के ला सकती है? तब शायद आंटी जो थी ना, मेरे मन की बात जैसे जान गई थी। मेरी तरफ देखे कहने लगी कि बेटा तुम दुनिया के किसी कोने में रहो, देश के किसी कोने में रहो, अगर तय वक्त पर तुमने पैसा नहीं लौटाया ना, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। चाहे तुम कहीं पर भी छिप के रहो, किसी कोने में रहो, तुम पकड़ में आ जाओगे। और भी तो उससे पूछ रहा था कि अगर 90 दिन के अंदर हम पैसा नहीं चुका पाए तो क्या होगा। शराबी दोस्त कहने लगा, अरे तुम शांत रहो ना, चुप रहो ना, कुछ नहीं होगा, हम पैसा वक्त पर जमा करा देंगे ना, ब्याज सहित जो आंटी कहेगी। अब तो पैसा मिल जाने दो, इसके बाद सोचा जाएगा। आखिरकार आंटी ने अब हाँ बोल दी। कहने लगी, देखो मैं अर्जी लगा देती हूँ, आज तुम 2 दिन के बाद में आओ, अगर तुम्हारी अर्जी मंजूर हो गई तब तुम्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन शर्तें पता है ना। शराबी दोस्त मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था और कह रहा था, हाँ आंटी मुझे अच्छी तरह से पता है, हम वक्त से पहले ही पैसा और ब्याज सहित लौटा देंगे। अब इसके बाद आंटी मुस्कुरा पड़ी थी, लेकिन वो मुस्कुराहट मुझे देखते हुए मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट में मुझे बहुत भय दिखाई देता था, डरावनी। अब मुझे वो मुस्कुराहट लग रही थी, आंखें भी डरावनी थी, और जब हंस रही थी ना तो मुझे तो और डर लग रहा था। आखिरकार हम उस जगह से लौटे। अब हम वापसी जा रहे थे। रात के अंधेरे में मेन रोड पर पहुंचे और बस का इंतज़ार करने लगे। और तब मैं अपने शराबी दोस्त से पूछा कि अरे भाई, उस आंटी से अब क्लियर बात तो पूछ लेते कि अगर हम 90 दिन के बाद पैसा देते हैं तब क्या होगा, और उससे पहले तो अब जो देना है वही तो हम दे देंगे जो उनकी शर्तें हैं। अब मेरा शराबी दोस्त कहने लगा, तू टेंशन क्यों लेता है, 90 दिन से पहले हम पैसा जमा करा देंगे ना। अब तू भी इंतज़ाम कर और मैं भी इंतज़ाम करता हूँ, अभी हमारे पास में 90 दिन बाकी है ना, हम दोनों मिलकर अभी इतना पैसे का इंतज़ाम तो कर लेंगे। अभी बस तुझे अब ये भगवान का शुक्र मना कि बस तेरी बहन की शादी आराम से हो जाए और अपने ससुराल चले जाए। इसके बाद हम दोनों हैं ना, अब इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, 20,000 रुपया है, और हम कहीं ना कहीं से इंतज़ाम जरूर कर लेंगे, चल इसका चिंता छोड़। अब शराबी दोस्त वास्तव में मुझे दिलासा दे रहा था और मुझे उम्मीद भी लग रही थी कि अब मेरा काम हो जाएगा। 2 दिन तक मैं अपने अब उसी ठिकाने पर जहाँ मैं रहता था, जहाँ काम करता था, और शराबी दोस्त बोला कि अब उसी जगह पर आ जाना, उसी पेड़ के पास दारू के ठेके के सामने में हम मिल जाएंगे। हाँ, मैं उसके घर पर जाना चाहता था, लेकिन वो कहने लगा कि दोस्त मेरे घर पर जाकर के तू रह नहीं पाएगा, टूटा फूटा सा घर है, अब समझ ले मैं कैसे रहता हूँ, और तू तो बिल्कुल वहाँ सांस भी नहीं ले पाएगा। वो मुझे अपने घर पर यूँ कहा जाए कि वो ले जाना ही नहीं चाहता था। आखिरकार मैं अपने अड्डे पर ही आकर रुका, 2 दिन तक इंतज़ार करता रहा। इसके बाद हम उसी जगह पर शराबी दोस्त से मिले। फिर हम उतना ही यात्रा करके अब वहाँ उस झोपड़ी में पहुँचे थे जिस जगह पर आंटी रहती थी, और मेरा दिल तो धड़क रहा था कि क्या पता मेरा काम होगा या नहीं होगा। कहीं आंटी ने मना कर लिया तब क्या होगा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अब जो तारीख थी बहुत नज़दीक आ चुकी थी और उस तारीख से पहले हमें सब कुछ तैयारी जो करनी थी। घर पर हमारे पूरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मैं आऊँगा तो पैसे ले कर के ही, जो मैं कहकर अपने परिवार से आया था। इसीलिए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कि हे भगवान सब कुछ सही हो जाए, ये आंटी मुझे पैसा दे दे। अब वही हुआ जब मैं शराबी दोस्त ने अपना नाम लेकर पुकारना शुरू किया, आंटी आंटी
मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। आज भी रात हुआ पड़ा था, अंधेरा था। वो शायद अंदर सो रही थी या फिर कुछ काम में लगी हुई थी। 2-3 बार आवाज़ देने के बाद वो दरवाज़ा खुला। फिर आंटी कहने लगी, सबसे पहले नज़र मेरे ऊपर पड़ी थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल चुकी थी। वो मुस्कुराहट मेरे को डरा रही थी। जब भी आंटी का शक्ल देखता था ना, मैं डर जाता था। ना जाने ऐसा क्या था उनके शक्ल में जिसे मैं खौफ खाता था। आखिरकार उन्होंने बोला, अंदर आ जाओ। हम अंदर पहुँचे, उसी पुराने तख्त पर बैठे। आंटी फिर उस रात की तरफ पानी लेके आई। पानी पीने के बाद अब मेरा दोस्त कहने लगा कि आंटी, अब मेरा काम तो हो चुका होगा ना। तब आंटी मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ, तेरी अर्जी मंजूर हो गई है और मैं दे रही हूँ तेरे को पैसे। इसके बाद आंटी अंदर की साइड में गई। फिर एक मैले कुचले कपड़े में थैला था और उसमें वो नोट मुझे दिखाई दिए और वो नोट मेरे हाथों में पकड़ाई। मांगना तो वो चाहता था, शराबी दोस्त, लाओ आंटी मैं गिन लूँ। वो मना कर दी, नहीं नहीं, तुझे नहीं, जिसकी ज़रूरत है उसी को दूंगी। इसी से पैसे मैं वापस लूँगी। 90 दिन आखिरी टाइम, सोच लेना पैसा लेने से पहले। अब दोस्त ने मेरा इशारा कर दिया कि पैसा पकड़ो ना। तब मैंने पैसा पकड़ा था। पैसा पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी आंखें आंटी के चेहरे पर टिकी हुई थी और आंटी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ रही थी। आंखों में एक जैसे देख रही थी ना, मेरे शरीर में कनकनाहट सी हो रही थी। ऐसा क्या था उसकी नज़रों में, मैं समझ नहीं पाया था उस वक्त में। खैर, पैसा मिल चुका था। पैसा हमने 2 बार गिनती कर लिया। पैसा पूरा का पूरा था। इसके बाद हम आंटी से इजाज़त लिए। मुझे तो लग रहा था कि जल्दी से जल्दी इस घर से निकला जाए, लेकिन मेरा जो शराबी दोस्त मूड में होता ना, जब पिए हुए होता था, वो बहस पर बहस करता था। अब ना जाने कौन कौन सी कहानियाँ आंटी को बताने लगा था और आंटी भी उसकी बात का आनंद ले रही थी। अब मुझे तो लग रहा था कि बस इस जगह से जल्दी से निकला जाए। इस घर में मुझे अब ऐसा घुटन महसूस हो रहा था। मैं अब जैसे सांस लेने में कठिनाई पैदा हो रहा था। इस घर में अंदर ही आते और सर भी भारी भारी हो चुका था। मैं इस घर से जल्द निकलना चाहता था। और तब मैं अपने दोस्त को अब ऊंची आवाज़ में बोला कि भाई चलो, नहीं तो आखिरी बस भी निकल जाएगी। और तब जैसे उसको होश आया और तब हम उस घर से निकले। बाहर निकलते ही खुली हवा में मेरी जो दुख तकलीफ थी ना, सर का दर्द जैसे गायब हो चुका था। जो उस घर में बैठा हुआ मैं महसूस कर रहा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अंदर में घुटन सी हो रही थी। लेकिन जब बाहर आए ना, तो स्वच्छ हवा मेरे फेफड़ों में पहुंचने लगी थी। अब मुझे बड़ा ही आराम पहुंच रहा था। इसके बाद जैसे हम गए थे वैसे ही हम लौट के आए थे। मैं अब रात को अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। मैं उस शराबी दोस्त को बहुत धन्यवाद किया। शराबी दोस्त कहने लगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मेरे पास बोतल है, अब इसका आनंद हम लेंगे। मैं कहने लगा, भाई मेरे पास में पैसे हैं, अब मैं पी करके बेहोश होना नहीं चाहता। मैं पीऊँगा नहीं, बस तुम्हारी कंपनी जरूर दूंगा। लेकिन जबरदस्ती मुझे 2 पैग पिला दिया था। इसके बाद शराबी दोस्त पूरी बोतल को डकार जाता था। उसकी पीने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी और वो नशे में भी नहीं दिखता था, इतना पीने के बाद में। आखिरकार मैं अपने घर में जहाँ पर रहता था और उसी घर में अब शराबी दोस्त को लेकर के अब सो चुका था। सुबह जब उठा ना, तो शराबी दोस्त मेरे बिस्तर के बगल में बिस्तर लगा रखा था, वो तो था ही नहीं। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। सबसे पहले मैंने अपने पैसे को टटोला जो अपने कमर से बांध रखा था। पैसा मेरे पास सुरक्षित था। इसके बाद मैं बाहर गया तो शराबी दोस्त का पता ही नहीं चला। वो ऐसा ही इंसान था, कब कहाँ कैसे गायब हो जाए, अब फिर ढूंढने से मिलता भी नहीं था जल्दी से वो। आखिरकार हम उस जगह से निकले और अपने गांव का
अब बस पकड़ लिया था। अपने गांव आया और जब पैसा अपने पिताजी को दिया ना, और तब पिता की आंखों में आंसू आ गए थे और कहने लगे, बेटा ये पैसा इतना सारा तू कहाँ से लेके आया? अब मैं क्या बताऊं कि मैं किन शर्तों पर पैसा लेके आया हूं। अब मैं कहने लगा कि देखिए पिताजी, दोस्तों से उधार लेके आया हूं और 3 महीना के अंदर हमें पैसा जमा कराना पड़ेगा, यही शर्त है। पिता कहने लगे, तू टेंशन मत कर, पहले बिटिया को शादी हो जाने दे और इसके बाद हम दोनों बाप बेटा मिलकर कमाएंगे और पैसा को भर देंगे। लेकिन मैं जानता था कि अगर दोनों बाप बेटा भी कमाएंगे ना, तो 3 महीने में हम इतना पैसा कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। मुझे पता था घर में खर्चे थे, 36 खर्चे मुँह पाए खड़े थे, कहाँ से इकट्ठा करेंगे। लेकिन एक हौसला था जब पिता ने बोला। इसके बाद तो हम व्यस्त हो चुके थे। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, वो अपने घर जा चुकी थी। एक तरह से हम लोग बड़ा खुश थे कि चलो अब अच्छी तरह से मेरी बहन की शादी हो गई, कोई समस्या खड़ी नहीं हुई। और आखिरकार अब हम वापस लौट चुके थे अपने काम पर। पिता भी अपने काम पर अब जाने लगे, क्योंकि वो कर्ज जो लिया हुआ था वापस तो करना ही था। और मैं शहर में कमाता था, अब पिता अपने गांव में। और शराबी दोस्त मुझसे मिलता था, हफ्ते में कभी एक आध दिन नज़र आ जाता था, और वो भी शाम के टाइम में। अब मुझे ज़बरदस्ती उसी ठेके पे ले जाता था। अब पूरा बोतल तो डकारी जाता था, अब मैं तो एक आध पैक पी कर के संतुष्ट हो जाता था, उससे ज़्यादा मुझे चाहत भी नहीं थी। और वो जिक्र करता था कि अब बता उन पैसों के लिए क्या कर रहा है, कोई इंतज़ाम कर रहा है? अब समय तो घटता जा रहा है ना घनश्याम। मैंने बोला, हाँ देख, मैं यहाँ तो मजदूरी कर ही रहा हूँ, अब मेरे पिता भी गांव में कर रहे हैं। अब दोनों जने मिलकर के जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा हम तुम्हें ला कर के अब दे देंगे, चलेंगे फिर उनके पास पैसा जमा करा देंगे। वो संतुष्ट नजर आ रहा था, वो जानता था कि मैं कभी उससे झूठ नहीं बोलता, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। और आखिरकार वो समय भी आ चुका था जब 90 दिन पूरा होने वाला था। लेकिन जब पैसा हमने इकट्ठा किया था ना, वो 15,000 ही हो पाया था। 5,000 की कमी थी। अब 5,000 के लिए हमारे पिता ने ना जाने कितने लोगों से हाथ पैर जोड़े, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं किया। अब हमारे पास में कोई खेत ज़मीन तो थी नहीं कि चलो बिक्री कर दिया जाए, और एक हमारा अब कच्चा घर था। अगर उसको हम बेच देते तो हमारे रहने का ठिकाना भी निकल जाता। मैं अपने शहर में जहाँ काम करता था, अपने ठेकेदार से भी दरख्वास्त किया कि मुझे 5,000 एडवांस चाहिए, मैं तो आप ही के पास में काम करता हूँ। लेकिन वो बोला कि देखो, मैं पक्का तो नहीं बोल सकता है, लेकिन मैं एक आध दिन में ज़रूर जवाब दे दूँगा। लेकिन जब 2 दिन बीता ना, तो मना कर दिया था कि नहीं भाई, मेरे पास में अभी इतना पैसे नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल एक तरह से डर गया था कि अब क्या होगा। मैं अपने शराबी दोस्त से भी मिला, अपनी समस्या को बताया कि देख भाई, 15,000 अब हमारे पास में है, 5,000 की कमी है, क्या वो मान जाएगी? और तब शराबी दोस्त कहने लगे, नहीं भाई, पैसा तो पूरा ही देना पड़ेगा, और ऊपर से जो उसने ब्याज में मांगा है, अब तो तुम्हें बकरा ही लेके जाना पड़ेगा। अब देखो बकरा कितने का आएगा, वो तो अलग ही खर्च है, वो तो एक्स्ट्रा समझ लो, लेकिन 20,000 रुपये तो पूरा ही पूरा चाहिए, उससे कम में वो मानेगी नहीं। और नहीं तो अब सोच लो कि हम लोग के साथ में क्या होगा। अब दोनों इसी समस्या पे हम जूझ रहे थे। मेरा शराबी दोस्त भी अब कई लोगों से अब अपना हाथ पैर पसार रहा था, मांग रहा था, लेकिन ऐसे वक्त में कोई पैसा कहाँ देता है। ना तो मुझे मिला और ना मेरे शराबी दोस्त को। 90 दिन पूरा हो चुका था, 15,000 से ऊपर अब हमारे पास में पैसा ही नहीं था। अब हम ब्याज कहाँ से देंगे, अभी तो मूलधन भी 5,000 कम था। तब शराबी दोस्त कहने लगे, देखो हमें देर नहीं करना चाहिए, सब कुछ जाकर के आंटी को बता देंगे, आंटी दयालु है और बात को समझ जाएंगे। अब 15,000 दिए हैं
तो 5,000 भी हम उसके लिए वक्त मांग लेंगे और वो जरूर हमें वक्त देगी। आखिरकार हम उसी जगह पर पहुंचे। आज संजोग से हम रात को ही पहुंचते थे वहां पर। मेरा जो शराबी दोस्त था ना, अब दोपहर के बाद ही निकलता था और वो कहता था कि आंटी रात को ही मिलती है, दिन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इधर उधर मजदूरी वगैरह करती हैं तो वहाँ पर जाकर करेंगे क्या हम, रात को चलेंगे तो आंटी आराम से मिल जाएगी, नहीं तो हमें बैठ कर के टाइम गंवाना पड़ेगा। और आखिरकार हम उसी टाइम पर पहुँचे। 9 बज रहा था। दरवाज़ा खटखटाया गया। मेरे दोस्त ने दरवाज़ा खटखटाया, नाम लिया कि मैं हूँ, आंटी दरवाज़ा खोलिए। आंटी दरवाज़ा खोला और उनकी मुस्कुराहट देख करके मैं भय में आ चुका था। जब भी आमना सामना होता था ना तो मेरे शरीर में खौफ पैदा हो जाता था, ना जाने क्यों। आंटी को देख करके अंदर आंटी ने बुलाया, उसी तख्त पर हमें बिठाया, पानी पिलाया। इसके बाद अपने हाथ फैला दिए, लाओ मेरे पैसे दे दो। और ब्याज नहीं लाया क्या तुम लोग? अब मैं और मेरा शराबी दोस्त हम एक दूसरे को तरफ देख रहे थे। आखिरकार शराबी दोस्त 15,000 अब मेरे से लेकर के आंटी के हाथ में पकड़ाने लगा। तब आंटी ने उसको घुड़क दिया, नहीं नहीं तुमसे नहीं, इससे पैसा लूंगी मैं, इसको हाथ में दिया था ना तो इसके हाथ से ही लूंगी, पैसे पूरे हैं ना। अब मैं शराबी दोस्त से थैला ले लिया था और आंटी के हाथ में पकड़ा के कहने लगा, आंटी इसमें 5,000 रुपये कम है और ब्याज भी हम नहीं ला पाए। ऐसा ऐसा मामला था आंटी, हमें कुछ मोहलत दे दीजिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का, अब फिर हम 5,000 और ब्याज भी ला देंगे। जो आप हमें पनिशमेंट करना चाहती हो वो भी कर सकती हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आंटी वो जो पैसे था ना वो तो लेकर के रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराती थी, लेकिन जब पैसे के मामले में बात गुस्से से तमतमा गया था। बड़ी बड़ी डरावनी आंखें करके आप मुझे कहने लगे कि मैं तुमसे तो मना किया था ना कि पैसा मत लेके जाओ, तुम दे नहीं पाओगे, और वही हुआ ना, तुम पूरा पैसा दे नहीं पाए, अब तुम सज़ा के हकदार हो। मैं आंटी के आगे हाथ फैलाता हुआ कहने लगा कि आंटी हमने भरपूर कोशिश किया लेकिन बात नहीं बन पाई, बस मुझे 1 महीना का अब टाइम दे दीजिए और हम आपके पैसे पाई पाई अब देंगे और जो ब्याज वो भी हम भरेंगे, बस 1 महीने का मात्र टाइम दे दीजिए। लेकिन आंटी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं और फिर हमें दरवाज़ा खोल के बोल, निकल जाओ यहाँ से, बाहर हो जाओ, जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे अब तुम लोग समझ लो कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। मैं अब इसको रोक नहीं पाऊंगी, ना मेरे बस में है। जिसका पैसा है ना वो अपना पैसा लेके ही मानेगा। अब तुम उसकी सज़ा के लिए तैयार रहो। जो बात आंटी ने बोला ना बहुत डरावना लग रहा था। अब मैं तो सिहर गया था आंटी का वो रूप देख करके, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें। अब मैं तो कहाँ गया था। आंटी ने एक तरह से हमें घर से बाहर निकाल दिया था कि जाओ यहाँ से, पूरे पैसे वो लेके मानेगी। कौन मानेगी भाई, किसका पैसा है ये तो हमें नहीं पता था। इसके बाद हम लोग झोपड़े से बाहर थे, लेकिन बार बार आग्रह कर रहे थे कि आंटी हमें मोहलत दे दीजिए, अब जिसका भी पैसा है उसको बता दीजिए कि 1 महीने के बाद हम पैसा दे देंगे। आपकी कहना को वो मान लेगी, जिसका भी पैसा है, और ब्याज भी देंगे जो हमने वादा किया था। आंटी कहने लगी इस जगह से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर यहीं पर विपद स्टार्ट हो जाएगी। मैं कह रही हूँ ना, इस जगह से जितना जल्दी हो सके तुम लोग चले जाओ। पैसा तुम्हारे पास में अब कब आएगा नहीं आएगा मैं कुछ जानती नहीं। अब जिसका पैसा है वो खुद तुम्हारे पास में आएगा लेने के लिए, और उस चीज़ के लिए तुम तैयार रहो, जाओ यहाँ से। आंटी घुड़कती रही, दरवाज़ा तक नहीं खोला और इसके बाद हमसे बात करना भी बंद कर दिया था।
आखिरकार हम दोनों लोग निराश थे और निराश भाव से उस जगह से वापस चल पड़े थे। रास्ते भर मेरा दोस्त मुझे समझा रहा था, अरे छोड़ ना, 15,000 दे दिए ना, 5,000 रह गया ना, अब इस महीने में अब तो भी कुछ मेहनत कर ले, मैं भी करूँगा और तेरे पापा भी कर लेंगे, 5,000 तो इंतजाम हो ही जाएगा ना, क्या टेंशन पालता है, ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या करेगी। अब इस बात को मैं भी नहीं जानता था, ना मेरा दोस्त भी जानता था कि वो पनिशमेंट मुझे क्या मिलने वाला था। मैं अपने घर पर जहाँ काम करता था मैं, अब मेरा शराबी दोस्त अब अपने घर जा चुका था और रात हो चुकी थी। मैं उसी पैसे के टेंशन में अब लगा हुआ था, सोच रहा था कि कैसे इंतज़ाम किया जाए। अब हम 1 महीने के लिए बोल के आए हैं, अगर 1 महीने के अंदर भी हम पैसा नहीं दे पाएँ तो अब तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। उस आंटी ने अब एक लफ्ज़ पर हमें पैसे निकाल के दे दिए थे, अब तो हमारा फ़र्ज बनता है। यही सब सोचते सोचते मैं सो चुका था। जब मेरे शरीर को किसी ने छुआ ना, तब मेरी आंखें खुली। आंखें खुली तो कमरे में मैं लाइट जलता छोड़ कर सोया हुआ था। अंधेरे में मैं कभी सोता नहीं था, लेकिन जब आंख खुली ना तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मैं हूं कहां पर, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। मुझे कोई अपने हाथों में जैसे उठा रखा हो और हवा में मुझे लेकर के जा रहा हो। ये क्या, कौन हो सकता है भाई? अब मैं ऐसे किसी के साथ में कैसे जा रहा हूं? मैं जरूर कोई ख्वाब में हूं, मैं कोई स्वप्न को देख रहा हूं। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई मेरे हाथों में उठाकर और लेकर के जा रहा हो कहीं पर। पूरा अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ दिखाई दे रहा है। ये कौन सी जगह है, कहाँ मैं आ चुका हूँ? लेकिन मैं अपनी आंखें खोल करके हर तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पर भी रोशनी का एक किरण तक दिखाई नहीं दे रही है। आखिरकार जैसे मुझे 2 हाथों ने उठा रखा था और वो मुझे हवा में उछाल दिया। और जब मैं गिरा ना तो मैं चीख पड़ा था। मैं जमीन पर गिरा हुआ था। ऐसा चोट मुझे महसूस हुआ था। और इसके बाद एक हंसी सुनाई पड़ने लगी। वो हंसी एक लड़की या एक औरत की हो सकती थी। बड़ा ही मीठी हंसी थी और कहने लगी कि बस इतने में ही तुम चीखने लगे? अभी तो तुम्हारे साथ में ना जाने क्या क्या होगा। उस चीज के लिए तुम अपने आप को तैयार कर लो। और इसके बाद पूरा जगह रोशनी से भर चुका था। जब मैं रोशनी में अब थोड़ा देखने में दिक्कत होने लगी, इतनी चकाचौंध रोशनी थी वहां पर। मैं देखने लगा कि मेरे सामने में एक लड़की या औरत खड़ी है जिसके जुल्फ खुले हुए हैं और उसके पीछे से रोशनी आ रही है, तगड़ी रोशनी। मुझे तो उसकी परछाई जैसी दिख रही थी। मैं एकदम से डर चुका था। मुझे अभी भी लग रहा था कि मैं सपने में हूं। ऐसा मेरे साथ में कैसे हो सकता है? मैं अपने घर के बिस्तर पर सोया हुआ था। अब मैं कैसे अब दूसरी जगह पर कैसे आ सकता है? ये औरत कौन है? मुझे ये क्यों धमका दे रही है? आखिरकार वो औरत या लड़की जो भी थी अब मेरे नज़दीक बढ़ती जा रही थी। इसके बाद जब मैंने उसका चेहरा देखा, जब वो रोशनी में अब नहाई हुई थी, तब मैंने देखा वो 25 या 30 साल की एक लड़की जैसी लग रही थी। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें जैसी आंटी की थी ना, वैसे ही डिट्टू आंखें लग रही थी। अब मुस्कुराता हुआ चेहरा वैसे आंटी की तरह ही लग रहा था। जैसे आंटी जो बूढ़ी थी ना, अब ये जवान हो चुकी है। जैसे आंटी का जवानी का ये दिन हो। आंटी बुढ़ापे ना होकर के जवान हो चुकी हो। अब तो मैं चेहरा देख करके एकदम हैरान होने लगा। अब मैं कहने लगा, अरे आप आंटी की बेटी हैं क्या? आप मुझे इस जगह पर क्यों लेके आई हैं? वो लड़की जो थी ना, हंसने लगी। हंसते हंसते अब मेरे बाल को पकड़ लिया और कहने लगी, अपना पैसा वसूल करने के लिए। अब तुम तो पूरा पैसा दे ही नहीं पाए, तो बकाया रकम
मैं कहाँ से वसूलूंगी? जब तक तुम मेरा पूरा पैसा ब्याज सहित नहीं भरोगे, और तब तक तुम्हें इसी जगह पर रहना होगा। और मैं तुम्हें इतना दुख तकलीफ दूंगी कि तुम देख लो। और इसकी शुरुआत अभी से मैं कर रही हूँ। अब वास्तव में वो जो लड़की थी ना, अब मेरे ऊपर आकर के कूद गई थी। ऐसे लगा कि जैसे दो भारी भारी भरकम हथौड़ा मेरे अब छाती के ऊपर आके टकराई हो। मैं चीख पड़ा था दर्द के मारे। इतनी तेज दर्द मेरे सीने से उठ रही थी, और वो तो जैसे मेरे सीने पर कूदती जा रही थी। कैसा लग रहा है? वो बार बार हंसती, अब बोलती, तुम्हें कहा गया था ना कि अगर तुम पैसे लेने के काबिल हो तभी लेना। तुमने शर्तें तो मान ली थी, लेकिन तुमने शर्तें पूरा नहीं किया। अब इसका यही सजा है, और ये सजा अब तुम भुगतते रहोगे जब तक मेरा पूरा पैसा ब्याज के सहित लौट नहीं जाएगा। और तब मैं समझ चुका था कि ये तो आंटी की ही शक्ल के लग रही है, ये जरूर आंटी की बेटी होगी। अब मैं एक तरफ से माफ़ी मांगने लगा कि देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़रूर आपका पैसा इसी महीने में लौटा दूंगा, मुझे अब इस जगह से जाने दीजिए। लेकिन वो लड़की मेरे किसी कहना को नहीं मान रही थी, मुझ पर जुल्म किए जा रही थी। अब तो मैं जैसे उस घर में बंद के रह गया था। मेरे सीने पर वैसे ही कूदती थी, और मैं दर्द से बेचैन हो जाता था। और जब मैं निढाल हो जाता था ना, तो मेरे बगल में आके लेटती थी, मेरे सर के बालों को सहलाती थी, मेरे गालों को छूती थी, और कहती है दर्द हो रहा है ना, लाओ मैं तुम्हें मालिश कर देती हूँ। और इसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। जब मैं होश में आता था ना, तो मेरे तन पर एक भी कपड़े नहीं होते थे, पूरा अब बिना कपड़े का मैं होता था। अब फिर मैं खौफ में आ जाता था। लड़की मुझे ना जाने क्या क्या मेरे साथ में कर रही थी, और वो सज़ा लगातार मुझे देती जा रही थी। मुझे अब मेरे शरीर से अब एक तरह से जान निकालने की कोशिश कर रही थी। इतना दुख तकलीफ मैंने कभी अब महसूस ही नहीं किया था। शरीर का दुख मेरा बढ़ चुका था, सीने में दर्द अब होता रहता था, और वो लड़की आकर के रहा सहा कसरत पूरी कर देती थी, मेरे सीने पर आकर कूदने लगती थी। अब मैं असहाय बिल्कुल अपने आप को बचा भी नहीं पाता था, जैसे मेरे हाथ सुन्न हो चुके हो, मेरा जिस्म सुन्न हुआ पड़ा हो। मैं बस देखता रहता और उससे बस रिक्वेस्ट करता रहता कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका पैसा अब लौटा दूंगा, बस एक ही महीना के अंदर में, लेकिन मुझे छोड़ तो दीजिए, मुझे आज़ाद तो कर दीजिए। वो लड़की मुझे छोड़ भी देती थी, लेकिन मैं उस कमरे से बाहर निकल ही नहीं पाता था। ना तो दरवाज़ा मुझे दिखता था और ना कोई खिड़की, जैसे मैं किसी गुफा के अंदर में कैद हो चुका था। आज जब वो लड़की चाहती मेरे पास आकर के मेरे शरीर से खिलवाड़ करती और मुझे अब वो कष्ट भी देती थी, और इसके बाद हंसती थी, और फिर मेरे पास आकर के मेरे सीने पर मरहम भी लगाती थी, और फिर मुझे होश में नहीं रहता था। जब होश में आता था ना, तो फिर वैसे ही मेरा हाल होता था। ऐसा कब तक मेरे साथ में चलता रहा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे तो अब दिन तारीख भी ध्यान नहीं था कि अब दिन है या रात है। उस जगह पर हमेशा अब रोशनी रोशनी नज़र आती रहती थी। मैं उठता था जरूर उस लड़की के जाने के बाद, जो भी बच्चे खुशी ताकत मेरे शरीर में थी, उठता था। मैं दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करता था कि मैं उस दरवाजे से निकल जाऊं, बाहर की दुनिया में चला जाऊं, इससे दूर भाग जाऊं, लेकिन दरवाज़ा मिले तब ना। एक खिड़की तक मुझे नज़र नहीं आता था, और ना जाने मैं कितनी रातें कितने दिन उस जगह पर बिताया। और आखिरकार जैसे उस लड़की ने मेरे ऊपर तरस खाया था, और कहने लगी कि तुम्हारे पास मात्र 3 दिन है, अगर 3 दिन के अंदर में मेरे पैसे अब ब्याज वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें इसी जगह पर हमेशा के लिए कैद कर लूँगी। तुम बाहर की दुनिया में जा ही नहीं पाओगे, चाहे तुम कहीं भी जाके छुप जाओ, मैं तुम्हें उठा करके लाऊंगी।
तब मैं समझ गया था कि ये जो लड़की कह रही है ना, बिल्कुल सत्य बात है। जो मेरे घर में अंदर आकर के दरवाज़ा बंद है तब मुझे उठा के ले आई, तो ये तो कहीं भी जा सकती है। ज़रूर ये कोई जादूगरनी है। मुझे जरा भी अनुभव नहीं हुआ था कि ये है क्या चीज़, कोई प्रेत या कोई और कोई शक्ति। बस मुझे लग रहा था कि इसके शरीर में जादू है, ये सब जादू की वजह से ये सब कुछ कर रही है। आखिरकार तरस खा करके वो कहने लगी कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी, लेकिन ध्यान रखना मात्र 3 दिन, तीसरे दिन के बाद तुम इसी जगह पर पाओगे अपने आप को। अगर तुमने आंटी को जाकर के बकाया पैसे अब पूरा ब्याज नहीं दिया तो अब तुम्हारे पास 3 दिन है और तुम अब बस तैयार रहो। इसके बाद आखिरी बद तक भी मेरे शरीर के साथ उसने खेलना शुरू किया था। अब मैं बेहोशी में था। इसके बाद जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं अपने उसी बिस्तर पर, अपने घर के बिस्तर पर सोया हुआ था। जब अपने आप को देखा ना, तो मैं एकदम दहल सा गया था। मेरे शरीर पर नामात्र का वस्त्र था। अब मैं अपने आप को देख रहा था। मेरी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, मतलब मुझे कई दिन हो चुके हैं इस घर से बाहर निकले हुए। वाकई में वो डरावना पल था। इसके बाद मैं उस घर से निकला। सबसे पहले शराबी दोस्त को मैं ढूंढना चाहता था, लेकिन मैं एक दिन तो ऐसे ही वक्त गवा दिया था। जिस ठिकाने पर वो मिला करता था वो मिला ही नहीं। घर में उसको जानता नहीं था, न कभी अपने घर लिया। और आखिरकार मुझे एक ही रास्ता नजर आया कि चलो घर पर, गांव पर पिताजी ने जरूर कोई व्यवस्था किया होगा। और उसी रात को मैं बस पकड़ा और सीधा अपने गांव सुबह तक आ गया था। घर में जब आया ना, तो मेरी हालात देख करके मेरी माँ, मेरे पिता कहने लगे, ये तुम्हारे साथ में हुआ क्या है? तुम्हारा पूरा शरीर पीला पीला नजर आ रहा है, तुम्हारे शरीर में जैसे खून निकल चुका है, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? मैं रोने लगा था। और फिर एक एक करके सारी बातें अपने पिता को बताने लगा। मेरी माँ सब बातें सुन रही थी। और जब मेरी बात पूरी हुई ना, अब माता पिता रोने लगे थे और कहने लगे कि अरे बेटा, अब इतना तू दुख और इतना कष्ट इसके लिए सहा, कैसी निर्दयी औरत है, क्यों उससे पैसे लेने के लिए गया? अब मैं क्या कहता कि उस टाइम में ये मैं काम नहीं करता तो मेरी बहन की शादी कैसे हो जाती, रिश्ता ही टूट जाता, बिना पैसे का कहीं शादी होती है। अब मैं सब कुछ बता रहा था और तभी माँ कहने लगी कि बेटा, वो पैसा मिल चुका है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कैसे माँ, कैसे माँ? मैं बहुत उत्साह में आ चुका था। कहाँ है पैसा, कहाँ, कैसे मिला? तब माँ ने कहने लगी कि उसी बिल के अंदर में। अब पिताजी कोई चीज़ को ढूंढ रहे थे बॉक्स में, कोई कागज़ की जरूरत था और वो कागज़ भी चूहा लेके जा चुका था। लेकिन उस कागज़ को ढूंढते ढूंढते जब वो बिल को थोड़ा सा और खुदाई किए ना, तो उसी में वो थैला पड़ा हुआ नजर आ गया। हाँ, उसमें से कुछ पैसे जरूर उसने कुतर रखे हैं, बाकी पैसे सुरक्षित हैं उसमें। चल मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जब मैंने ये सुना ना, तो मुझे चैन पड़ चुका था कि चलो ईश्वर ने मेरी मदद किया है, और नहीं तो हमारे पास वक्त की बहुत कमी थी। अगर मैं ये पैसा वक्त पर नहीं चुकाता और उसका ब्याज नहीं देता ना, तो मैं उसी घर में हमेशा के लिए कैद हो जाता था। ऐसा मुझे अब पक्का विश्वास था। आखिरकार मैं उस पैसे को देखा ना, तो उस पैसे को चूमना शुरू कर दिया कि भगवान ने अब हमारे लिए भेजा है। और इसके बाद मैं जो भी पैसा था, बकाया पैसा 5,000 ब्याज का पैसे, और उसमें से ले करके पिता कहने लगे कि मैं चल रहा हूँ। और तब मैंने कहा कि नहीं पिताजी, उस जगह पर मैं ही जाऊँगा, आपको नहीं भेजना है। वो जगह ना तो हमारे लिए सही है और ना आपके लिए।
अब मैं भुगत चुका हूं ना, तो मैं ही जाऊंगा। पिता लाख जोर लगाते रहे कि नहीं बेटा, अकेले मत जा, अकेले मत जा। लेकिन मैं कहने लगा नहीं पिताजी, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं अब निकल चुका था। मैं शहर पहुंचा, शराबी दोस्त को ढूंढता रह गया, लेकिन वो नहीं मिला। और तब मैंने जो ब्याज का रकम था, जो ब्याज हमें चुकाना था बकरे के रूप में, अब मैं बकरा खरीद लिया था और ले करके मैं उस झोपड़ी में पहुंच चुका था रात के वक्त में। अब शराबी दोस्त ने कहा था कि दिन में मत जाना वहाँ पर, वो दिन में उस झोपड़ी में मिलती नहीं है, वो हमेशा रात को ही झोपड़ी में नज़र आती है, दिन में कहीं मजदूरी वगैरह करती है। जब मैं पहुँचा, आवाज़ लगाने लगा और तब वो दरवाज़ा खुला था। जैसे ही दरवाज़ा खुला ना, वही आंटी वैसे ही शक्ल वाली मुझे बाहर अब खड़ी दिखाई दे रही थी। मुझे अब अंदर बुलाना भी नहीं चाहा। कहने लगे ले आया, इतनी जल्दी प्रबंध हो गया तेरा। मैं डरा हुआ था, मैं उस जगह पर रुकना भी नहीं चाहता था। मैं 5,000 का रकम आंटी के हाथ में पकड़ा दिया कि आंटी अब इसको अब गिन लो, ये रहा बकरा, अब इसकी रस्सी अब आपके हाथ में है। अब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, ब्याज भी आपके पास पहुंच चुका है और रकम भी पहुंच चुका है। आंटी मुझे घूर कर देखने लगी और वैसे ही घूर रही थी और वैसे ही शक्ल था जैसे उस लड़की का था जिसके साथ मैंने ना जाने कितनी रातें दिन व्यतीत किया था उस सुरंग जैसे कमरे में, और उसने मेरे साथ में ना जाने कितना खेल खेला था और कितना तकलीफ मुझे पहुंचाया था। मैं उस जगह पर एक पल रुकना नहीं चाहता था और वही मैंने किया। जैसे ही आंटी ने पैसा संभाला और वो रस्सी हाथ में पकड़ी, अब मैं उल्टे पैर वापस निकलने लगा था। और तभी आंटी की आवाज़ आई, अरे सुनो लड़के, आगे भी तुम्हें और पैसा चाहिए ना तो आ जाना, तुम उस दोस्त को लेकर मत आना, अकेले ही आ जाना और हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखा, ना उसकी बात का जवाब दिया, सीधा तेज कदम से चलता हुआ बस स्टैंड पर खड़ा हो गया। अब बस की इंतज़ार करने लगा कि जैसे ही बस आए मैं बस में सवार हूँ और अपने ठिकाने पर पहुँच जाऊँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी घनश्याम जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आखिरकार वो कौन थे, वो बूढ़ी औरत कौन थी और उसकी शक्ल उस लड़की से कैसे मिलती थी? क्या उसकी बेटी थी या फिर कोई और थी? और वो कौन सी शक्ति थी जो मेरे साथ में खेल खेल रही थी? तो दोस्तों, कल फिर हम मिलते हैं अब इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और जाते जाते अगर आप मेरे नए चैनल पर नहीं गए हो ना, तो उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उस नए चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।